गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो। सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। सभी मोलनेयर बने, मोलपति बने। सभी के पास एक एक मोल, क्या बोलूं, एक एक मोल रुपए बोलूं, डॉलर बोलूं, क्या बोलूं? हाँ, एक एक मोल रुपए या डॉलर? दोनों चलेगा है। रुपए भी चलेगा, डॉलर भी चलेगा। इनफैक्ट एक मोल पैसा भी चलेगा। चलो जी चलो। हाँ, रूबेल। और खुश रहो जी, खुश रहो। एक मोल। अच्छा भाई, पौंड चाहिए। हाँ, एक मोल पैसे भी चले। चलो जी चलो, तो मेरे हिसाब से डिस्कशन क्या बाकी है भाई? कुछ डिस्कशन था यार अपना, जल्दी से बता दो। दिरहाम चाहिए। हाँ, दुबई जाना थे मैं। चलो जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं एस टू, है ना? हाँ। थैंक यू जो मेरी तारीफ कर रहे हैं उसके लिए भी। अच्छा लग रहा हूँ ना? हाँ यार। हम्म, एक एक के सर जैसे ही लग रहा हूँ। चलो जी चलो। तो सॉलिड स्टेट के एस टू में फटाफट से डाउट्स पूछ लो। क्विकली क्विकली, जल्दी से। सॉलिड स्टेट की एक्सरसाइज एस टू के डाउट्स। 1 to 5 में किसी को कोई डाउट है? 1 से लेके 5 तक। पता है, कोई लिख रहा है कि बहुत अच्छे लग रहे हो सर, बहुत शांत, बस थोड़े से बाल और होते तो। हाँ बेटा, सही है। सही कहा वैसे तुमने, सच्चाई तो यही है। लेकिन पता है, सच्चाई सुनने का भी मन नहीं करता ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आसान है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि एटम्स जो है कहां पर है? सभी कॉर्नर पर है। और किसी एक बॉडी डायगोनल पर दो एटम्स और है। किसी एक बॉडी डायगोनल पर दो एटम्स और है, तो पर यूनिट सेल जो है 3 एटम हो गए। निकालना क्या है हमें? उसकी डेंसिटी दे रखी है, मोलर मास निकालना पड़ेगा। मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर अपॉन वॉल्यूम ऑफ दिस यूनिट सेल, डायरेक्टली वॉल्यूम दे रखा है, इक्वल्स टू डेंसिटी। वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, एम निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, डायमंड का पेकिंग फ्रैक्शन क्लास में निकलाया हुआ है। शर्म कर लो रे आदित्य कुमार, क्लास में किया हुआ क्वेश्चन भी तुम पूछ रहे हो यार। क्लास में किया हुआ है, जेई 2022 का क्वेश्चन है। ये भी मैंने बताया है और उसके बाद तुम हद कर रहे हो। शर्म करो शर्म। घर पर जितने भी मेंबर्स हो ना, घर पर मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी और कोई और, इवन हर मोहल्ले में हर एक घर पे जाके बोलना कि एक थप्पड़ मारो मेरे को, तेज। हर घर पे जाके मोहल्ले में। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 में जो दो लेटिस पॉइंट्स, दो एटम्स पर लेटिस पॉइंट का मतलब, जिनको डायमंड का स्ट्रक्चर नहीं पता ना, उनके लिए यह है। क्योंकि एफसीसी में 4 लेटिस पॉइंट्स होते हैं, हर एक लेटिस पॉइंट पर अगर एक एटम हुआ तो पर यूनिट सेल 4 एटम होंगे। लेकिन हर एक लेटिस पॉइंट पर अगर दो एटम है तो 8 एटम्स हो जाएंगे पर यूनिट सेल। तो ये उनके लिए जिनको डायमंड का स्ट्रक्चर नहीं पता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आसान है। 5 आसान है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में यार? बहुत आसान है, करो।
दो टाइटेनियम के एटम्स है, एक 4 ऑक्सीजन के एटम्स है। क्वेश्चन नंबर 4 में दो टाइटेनियम के एटम्स है, ऑक्सीजन के 4 एटम्स है, तो कंपाउंड का फॉर्मूला TiO2, और इसका फॉर्मूला अगर TiO2 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 CsCl टाइप स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन नंबर 6 CsCl टाइप स्ट्रक्चर है, उसका पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। CsCl का पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, दो नियरेस्ट लेयर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 2r√2/3। दो नियरेस्ट लेयर के बीच की डिस्टेंस, नहीं क्वेश्चन नंबर 7 ये नहीं है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7, एबीसी एबीसी पैकिंग हो रही है। टू सक्सेसिव टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टेट्राहेड्रल वॉइड। दो नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की डिस्टेंस, टेट्राहेड्रल वॉइड कहां होते हैं? एक क्यूब में 8, तो दो नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? a/2। तो x की वैल्यू हो गई a/2। ऊपर वाले चारों टेट्राहेड्रल वॉइड, एक टेट्राहेड्रल वॉइड से दूसरे की डिस्टेंस a/2, तो x की वैल्यू हो गई a/2। एंड टू सक्सेसिव ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, क्यूब का सेंटर या दो एजेस के सेंटर, तो y की वैल्यू क्या हो गई? दो एजेस के सेंटर यानी a/√2। दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बीच की डिस्टेंस, दो नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बीच की डिस्टेंस। ऋषिकेश बेटा, अभी तुम बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा तो तुम क्या कर लोगे? तुम्हें अभी ये डिस्कशन चल रहा है, वही पूछो। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दो लेयर्स के बीच की डिस्टेंस होती है दो लेयर्स के बीच की डिस्टेंस 2r√2/3। और ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है कितना है? 10√2/3। तो यहां से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो 5 पिकोमीटर। यहां से हमें आर की वैल्यू पता चल गई 5 पिकोमीटर। अब इसमें कौन, इनके वॉइड्स में टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, कौन सा वॉइड बड़ा होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में हम कौन सा एटम रख सकते हैं, उसकी रेडियस क्या होगी? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए रेडियस रेशियो कितना होना चाहिए? r+/r- विच इज 0.414। r- पता है, ये एक तरह से r- हो गया, तो r+ की वैल्यू 0.414 इंटू 5 पिकोमीटर। ढंग से करोगे सारे क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर 10 ये ना बीसीसी है, ना एफसीसी है, ना एचसीपी है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 में जो हेक्सागोनल लेयर्स है इनकी स्टैकिंग कैसे की गई? ए टाइप, मतलब ग्रूव्स में, खड्डे में, डिंपल्स में एटम्स को नहीं रखे गए, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रख दी गई। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है, इमेजिन ऐसे करो, अगर हमें इसको सॉल्व करना है समथिंग लाइक दैट, इमेजिनेशन कुछ ये होना चाहिए, इस तरह से एक हेक्सागोनल बॉक्स इमेजिन करो, हेक्सागोनल बॉक्स इमेजिन करो, और इवन ऐसा कर सकते हो, इस तरह का हेक्सागोनल बॉक्स इमेजिन कर लो, जिसमें
क्योंकि यहां पर एक लेयर दूसरी लेयर सब एक जैसी है, तो आप एक लेयर से भी पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हो, दो लेयर से भी निकाल सकते हो, तीन लेयर से। तो सीधा सीधा एक हेक्सागोनल बॉक्स इमेजिन करो जिसमें ये स्फीयर्स रखे गए और डिब्बा ऊपर से बंद कर दिया। ये डिब्बा ऊपर से, लेकिन इसमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी यार, मजा नहीं आएगा। ये चीज इतनी सही नहीं। बॉक्स ये वाला इमेजिन करो, नहीं तो इसमें अभी रेडियस निकालने में और उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये ऐसा एक हेक्सागोनल अंदर वाला ही इमेजिन कर रहा हूं। इस तरह का एक हेक्सागोनल, क्योंकि ऐसा करने से ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, यूनिट सेल बोला है लेकिन ये एचसीपी यूनिट सेल नहीं है बेटा। यूनिट सेल ऑफ ए जो कि एचसीपी यूनिट सेल जैसा नहीं है, ये अलग है। तो यहां पर अब ये जो बॉक्स है इसको ऐसे समझो, नीच जो बॉक्स की हाइट है वो एक लेयर से दूसरी लेयर तक, यानी एक लेयर के सेंटर से दूसरी लेयर के सेंटर तक, तो ये जो डिस्टेंस है वो भी 2r होगी, और इस बॉक्स की जो हाइट होगी वो भी 2r होगी। बॉक्स की हाइट भी 2r है। बॉक्स की हाइट कहां से कहां मेजर कर रहा हूं, नीचे वाले जो लेयर है उसके सेंटर्स के थ्रू जो प्लेन पास हो रहा है, ऊपर वाली जो लेयर है उसके सेंटर्स के थ्रू जो प्लेन पास हो रहा है, उनके बीच की डिस्टेंस, क्योंकि एटम के ऊपर एटम रखा हुआ है तो ये हाइट कितनी हो गई, 2r। ये हाइट हो गई 2r, ये डिस्टेंस भी 2r। अब यहां पर पहले तो इस बॉक्स का वॉल्यूम अगर मैं निकालूं तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का वॉल्यूम √3a²/4, ऐसे कितने बन रहे हैं 6, इंटू इस बॉक्स की हाइट 2r, और यहां पर a इक्वल्स टू भी कितना हो जाएगा 2r। तो ये तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स आ गया। और इस बॉक्स में कितने एटम्स हैं, तो अब ये जो एक एटम देख रहे हो इसका आधा पार्ट बॉक्स के अंदर होगा, आधा बाहर होगा। एक तरह से नीचे से आधा एटम, ऊपर से आधा एटम, तो इसका कंट्रीब्यूशन हाफ है। तो जो सेंटर पर है उसका कंट्रीब्यूशन, ऐसे दो एटम्स है, 2 × 1/2, 2 × 1/2 प्लस, बेटा उतनी लैंग्वेज पे मत जाओ दिव्यांशु, तुम्हें थोड़ी ज्यादा तकलीफ होती, मना कर दिया, लेकिन हाँ वो यहां पर यूनिट सेल लिखा हुआ वो गलत बोल सकते हो। 2 × 1/2 प्लस हर एक कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन, हर एक कॉर्नर एटम का वही एचसीपी वाला 1/6, तो 1/6 इंटू ऐसे कितने एटम्स है 12, यानी यहां से 1 प्लस यहां से 2, टोटल कितने एटम्स हो गए 3। 3 एटम है, वॉल्यूम दे रखा है, 3 एटम का वॉल्यूम कितना होगा 3 × 4/3 πr³ अपॉन वॉल्यूम से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना। क्यूब में लेके नहीं कर सकते हो, क्यूब लेके नहीं कर सकते हो, ये बिल्कुल अलग तरह का अरेंजमेंट है। ना तो ये एफसीसी है ना ये एचसीपी है। हेक्सागोनल लेयर एक, उसके ऊपर दूसरी लेयर, एक और लेयर हमने रख दी। मिठाई का कोई डिब्बा इमेजिन करो, मिठाई का बॉक्स जिसका शेप कौन सा है, हेक्सागोनल शेप है। हेक्सागोनल शेप है जिसकी हाइट कितनी है 2r। हाइट जो है वो 2r है। फिर से बोल रहा हूं, हाइट का मतलब नीचे वाले एटम्स के सेंटर से एक प्लेन पास हो रहा है, ऊपर वाले एटम्स के सेंटर से भी एक प्लेन पास हो रहा है, उनके बीच की डिस्टेंस r और r 2r। ये समझ में आया है, नहीं समझ में आया, किसी को समझ में आया ये जो मैंने बताया है? हाँ बिल्कुल, किसी ने सही बोला। वैसे नहीं यार, गेवर का डिब्बा तो पूरा राउंड ही होता है। ये समझ में आया जो मैंने समझाया है, पहले तो ये बता दो। टू डी से आंसर तो यार अलग आएगा यार, 2D से आंसर ये नहीं आएगा।
अब कोई नेक्स्ट 13, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर ये एक्चुअली इसकी डेंसिटी क्या पूछा, परसेंटेज ऑफ साइट्स दैट आर अनऑक्यूपाइड। इसका मतलब अगर कुछ साइट्स अनऑक्यूपाइड है तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो क्वेश्चन में जो डेंसिटी गिवन है वो एक्चुअल डेंसिटी है, वो एक्चुअल डेंसिटी है। तो यहां से अब आप क्या करो, NaCl में आइडियली 4 यूनिट्स होती है, आइडियली Z की वैल्यू 4 होती है, बट डिफेक्ट के कारण ये वैल्यू अब कम हो जाएगी। तो आप Z निकालो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl 58.5 अपॉन एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय A क्यूब। यहां से आपको Z की वैल्यू निकालनी है और NaCl में ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, मान लेते हैं ये Z की वैल्यू 3 आती है। अगर ये Z की वैल्यू 3 आती है जबकि आइडियली कितनी आनी चाहिए 4, इसका मतलब 75% साइट्स ही ऑक्यूपाइड है, 25% अनऑक्यूपाइड है। अगर Z की वैल्यू 3 आती है तो यहां से Z की वैल्यू निकालो, जो भी Z की वैल्यू आएगी फिर परसेंटेज निकाल सकते हो। कैसे, इतनी साइट्स ऑक्यूपाइड है, इतनी मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 4 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये क्या आएगा, परसेंटेज साइट्स ऑक्यूपाइड, परसेंटेज साइट्स ऑक्यूपाइड। किसी ने पूछा कि क्वेश्चन नंबर 10 में 2D है या 3D है। बेटा जब एटम्स की बात हो रही तो 3D होगा, लेयर्स की बात हो रही ए लेयर, तो वो 2D कैसे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 में केटाइन और एनाइन की रेडियस का रेशियो दे रखा है, NaCl टाइप स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन नंबर 14 में फॉर्मूले आपको पता है, NaCl का एज लेंथ डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू RNa प्लस प्लस RCl माइनस। यहां से आप Na प्लस की रेडियस को Cl माइनस की टर्म्स में लिख दो तो NaCl की यहां से एज लेंथ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या निकालना है हमें, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ यूनिट सेल ऑफ KCl टू दैट ऑफ NaCl। मतलब NaCl की एज लेंथ और KCl की एज लेंथ का रेशियो निकालना है। Cl आयन दोनों में कॉमन है, Cl आयन दोनों में कॉमन है, तो Na प्लस की रेडियस को यहां पर Cl आयन की टर्म्स में लिख दो तो NaCl की एज लेंथ Cl आयन की टर्म्स में आ जाएगी। उसी तरह से KCl की रेडियस R K प्लस अपॉन R Cl माइनस, K प्लस की रेडियस को भी Cl आयन की टर्म्स में लिख दो। यहां पर K प्लस अपॉन Cl माइनस दोनों का रेशियो अगर आप लेते हो तो ये वैल्यू आ जाती है 0.5 डिवाइडेड बाय 0.7। तो K प्लस की रेडियस भी Cl माइनस की टर्म्स में पुट कर दो, फिर यहां पर रेशियो ले लो, Cl आयन वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, ये CaF2 स्ट्रक्चर है। CaF2 स्ट्रक्चर में मैंने आपसे कहा था कैल्शियम आयन छोटे होते हैं, फ्लोराइड आयन बड़ा होता है। कैल्शियम आयन विल नेवर टच ईच अदर, will never touch each other, ये कहा था मैंने। तो कौन से आयन से एक दूसरे को टच कर सकते हैं, फ्लोराइड आयन कैन टच ईच अदर, फ्लोराइड आयन कैन टच ईच अदर। और उसके लिए रेडियस रेशियो कितना होना चाहिए, R प्लस अपॉन R माइनस। कैल्शियम आयन कौन से वर्ड में जा रहे हैं, क्यूबिक वर्ड में, तो क्यूबिक वर्ड का लिमिटिंग रेडियस रेशियो कितना होता है 0.732। तो CaF2 का पैकिंग फ्रैक्शन अगर आपको निकालना है तो उसके लिए लिमिटिंग रेडियस रेशियो क्या लोगे आप 0.732। 0.732 कैल्शियम के कितने आयन्स है 4/3 पाई R कैल्शियम आयन की रेडियस
का क्यूब, लेकिन फ्लोराइड कितने 8, तो F माइनस का क्यूब, यहां पर 2 लगा दिया क्योंकि ये 8 है, कैल्शियम आयन 4 है, डिवाइडेड बाय A क्यूब। रेडियस रेशियो दे रखा है, पुट करके सॉल्व करो, पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती, बहुतों को लगता है सर 0.732 क्यों लेंगे, क्योंकि फ्लोराइड आयन तो टेट्राइडल वॉइड में जा रहा है, लेकिन फ्लोराइड आयन बड़ा होता है, फ्लोराइड आयन छोटा नहीं होता है। यहां लिमिटिंग रेडियस रेशियो जो होगा वो क्यूबिक वॉइड के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, जो कि R प्लस अपॉन R माइनस है। समझ में आई मेरी बात? क्वेश्चन नंबर 15 को बहुत ढंग से देखना। फ्लोराइड आयन एक दूसरे को टच कर सकते हैं, कैल्शियम आयन कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। कैल्शियम आयन छोटे होते हैं, फ्लोराइड आयन बड़ा होता है। फ्लोराइड आयन कब एक दूसरे को टच करेंगे, जब रेडियस रेशियो 0.732 होगा। क्यूबिक वॉइड के अकॉर्डिंग डिसाइड करो, क्यूबिक वॉइड के अकॉर्डिंग। CaF2 का जो स्ट्रक्चर यहां पर सोच रहे हैं, वो ये सोचो कि कैल्शियम आयन क्यूबिक वॉइड में जा रहे हैं। रघुवरण यहां से आप सब कुछ वैल्यू जो है केटाइन की रेडियस भी एनाइन की टर्म्स में पुट करो, और जो F माइनस है वो कौन से वॉइड में जा रहा है, टेट्राइडल वॉइड में, तो √3a/4 इक्वल्स टू R प्लस प्लस R माइनस। तो सारी रेडियस R माइनस की टर्म्स में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। सारी रेडियस, यस प्रभव जरूर मिलेंगे, डेफिनेटली जेई के बाद कोटा में तुमसे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 18 देखने में डरावने लग सकते हैं, लेकिन है बहुत आसान। 17 18 देखने में डरावने लग सकते हैं, लेकिन है नहीं, वो बहुत आसान है। बड़े बड़ी साइज दिख रही है, लेकिन ऐसा है नहीं बेटा, आंसर मैच नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आंसर तभी ये आएगा जब आप ऐसे करोगे, अदरवाइज तो पैकिंग फ्रैक्शन 74% से भी ज्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऐसे करने पर ही आएगा, बाकी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, a class of ceramic materials was discovered that exhibit superconductivity at unusually high temperature of 90 Kelvin। सुपर कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि उसके थ्रू जब चार्ज ट्रांसफर होता है ना, तो लॉसेस नहीं होते हैं, करंट जो है वो फ्लो करती रहती है, उसमें लॉसेस नहीं होते हैं। तो 90 केल्विन पर जो मटेरियल डेवलप किया गया उसका एक स्ट्रक्चर दे रखा है। अब हमें केवल ये देखना है कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो जो कॉर्नर पर होते हैं, देखो आप सबको बताया उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। जो एजेस के सेंटर पर है उनका कंट्रीब्यूशन 1/4, और जो अंदर है उनका कंट्रीब्यूशन तो 100% होगा। तो अलग अलग शेप दिख रहे हैं आपको, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो किसका क्या है। एटीन क्लियर हुआ? 18 में कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, एजेस के सेंटर वाला 1/4, बाकी जो अंदर है उनका कंट्रीब्यूशन तो 100% होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में दो सब्सटेंस की डेंसिटी तीनों की डेंसिटी दे रखी, तो उनका रेशियो पूछा है। मान लो एक V1 लीटर, दूसरा उसका मास D1, दूसरा V2 उसका D2, तो फाइनली वॉल्यूम हो जाएगा V1 प्लस V2 इंटू D3। मास कंजर्व करवा लो या वॉल्यूम कंजर्व करा लो, ऐसे भी कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है W1/D1 W2/D2 इक्वल्स टू W1 प्लस W2 इक्वल्स टू D3। परसेंटेज बाय मास निकालना है तो यहां से निकाल लो, परसेंटेज बाय वॉल्यूम निकालना है तो यहां से निकाल लो। एक का x ग्राम, दूसरे का 100 माइनस x ग्राम, एक का x ml, दूसरे का 100 माइनस x ml। वैसे मुझे लगता है इस क्वेश्चन में पीछे परसेंटेज क्या पूछा गया उस पर डिपेंड करेगा।
क्योंकि यहाँ क्लियरली लिखा हुआ नहीं है कि परसेंटेज कौन सा है। पर यहां से करोगे तो परसेंटेज बाय मास आएगा, यहां से करोगे तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम आएगा। मास मानोगे एक एक्स ग्राम, दूसरा 100 माइनस एक्स ग्राम, एक एक्स एम एल, दूसरा 100 माइनस एक्स एम एल। ऐसा नहीं होता, डेंसिटी कभी ऐड नहीं होती। D1 प्लस D2 इक्वल्स टू D3। क्या सत्यम, ऐसे डेंसिटी इक्वल कर सकते हो? 18th के बी में कुछ नहीं बेटा, फॉर्मूला पता चल गया। फॉर्मूला पता चलने के बाद उसका मास आ गया, इस यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल लो, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। 18th का बी आसान है, करके देखना, हो जाएगा। एटीन में ए ऑलमोस्ट इक्वल्स टू बी है और सी जो है वो 1/3 है, दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18 में। हाँ रुको बेटा रुको, डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ कुछ लोगों को पता है डिस्कशन अवॉइड करना, सर सब हो गए, सब हो गए सर, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। बेटा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, पता है इस तरह से डिस्कशन होता है तब तो कोई कहता है कि सर शीट काफी है। पता कमेंट कैसे आते हैं वो, क्या सर शीट करने से मेरी जेई एडवांस में अच्छी रैंक आ जाएगी? और जब डिस्कशन हो रहा होता है तो सर नेक्स्ट टाइम करना, नेक्स्ट टाइम करना। और बाकी सर क्या इससे मुझे कोई और बुक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? और जब शीट सॉल्व हो रही होती है तब सर नेक्स्ट टाइम, है ना। थर्मो की शीट अभी मिल गई होगी आपको या अभी मिल जाएगी? बेटा ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रल भी बता दिया, ट्रंकेटेड टेट्राहेड्रल भी बता दिया मैंने। चलो अब वापस आ जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स पर। तो लास्ट क्लास में मैंने एंथैल्पीज के भी बारे में बता दिया था, एंथैल्पी के बारे में बता दिया था, चेंज इन एंथैल्पी के बारे में भी बता दिया था। वहां पर भी हमने 3 केसेस बनाए थे। अच्छा एक चीज पूछ रहा हूं वापस, एक सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर, एक सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर का क्या मतलब है? चलिए बहुत बढ़िया, शीट आपको मिल गई। तो एक सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर मतलब क्या बताया था लास्ट क्लास में? क्या सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर चेंज हो सकता है? बिल्कुल सही, विनय ने सही लिखा है। हाँ बिल्कुल सही, भावादीप बहुतों ने सही लिखा है। तो सॉलिड और लिक्विड पर प्रेशर अच्छा खासा चेंज हो सकता है, लेकिन प्रेशर चेंज करने पर सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टीज में जो चेंज होता है वो बहुत कम होता है। जो चेंज होता है प्रॉपर्टीज में वो बहुत कम होता है। तो DH अपॉन DP एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये ऑलमोस्ट जीरो होता है। मतलब सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टीज को चेंज करना है तो एक ही तरीका है, टेम्परेचर चेंज करो। प्रेशर चेंज करने से उनकी प्रॉपर्टीज में चेंज जो होता है वो बहुत कम होता है। इसीलिए आगे चल के भी हम कहते हैं सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर बढ़ा रहे हो तो मेल्टिंग पॉइंट में कोई चेंज नहीं होता है। बॉइलिंग पॉइंट अच्छा खासा चेंज होता है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में कोई चेंज नहीं होता है। बाकी प्रॉपर्टीज में भी कोई चेंज नहीं होता है। एक स्टेटमेंट मैंने लिखवाया भी आप लोगों को। अब यहां पर धीरे धीरे बेसिक डेफिनेशंस खत्म होती जा रही है, अब हम उनके एप्लीकेशन के ऊपर आ रहे हैं। धीरे धीरे हम चैप्टर में जिन पर क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन ये जो डेफिनेशंस मैंने लिखवाई ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये डेफिनेशंस नहीं पता है, कैसे सोचना है ये नहीं पता है, तो डायरेक्ट अगर हम एप्लीकेशन पर आ जाएंगे तो क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब यहां पर याद करो, हमारे पास डेल्टा यू के भी फॉर्मूले हैं, हमारे पास डेल्टा एच के भी फॉर्मूले हैं, लेकिन ये फॉर्मूले तब है जब कोई केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा हो। अगर केमिकल और फेस चेंज हो रहा है तो क्वेश्चन आता है सर फिर डेल्टा यू या डेल्टा एच कैसे निकालेंगे? अगर केमिकल और फेस चेंज हो रहा है तो डेल्टा यू और डेल्टा एच कैसे निकालेंगे? तो एक तरीका तो यह है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है,
आपको डेल्टा यू निकालना है तो हमें पता है हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फर्स्ट लॉ से भी सोच सकते हो, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट ट्रांसफर है वो किसके बराबर होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो किसी केमिकल रिएक्शन का डेल्टा यू फाइंड आउट करना है तो एक तरीका है हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बहुत बार ऐसा होता है, एक क्वेश्चन में दे रखा होता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर इतनी हीट ट्रांसफर हुई, बताओ डेल्टा यू कितना होगा। तो जनता सोचती रहती सर हीट दे रखी, डेल्टा यू कहां दे रखा है। अरे जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट दे रखी है वही तो डेल्टा यू है, और जो कांस्टेंट प्रेशर पर हमें हीट दे रखी है वही क्या है, डेल्टा एच। क्वेश्चन आता है डेल्टा एच फाइंड आउट करो तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं, लेकिन कभी क्वेश्चन आता है कि हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर फाइंड आउट करो तो ऐसा लगता है सर क्या निकालूं। अरे भाई हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर पूछा मतलब डेल्टा एच पूछा है, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम पूछा है मतलब डेल्टा यू पूछा है। समझ में आई ये बात, अच्छी तरह से घुसा लेना दिमाग में। हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब डेल्टा यू, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब डेल्टा एच। ये हमेशा होगा, चाहे केमिकल रिएक्शन हो चाहे केमिकल रिएक्शन ना हो, ये तो हमेशा ही वैलिड है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मुझे किसी केमिकल रिएक्शन का डेल्टा यू फाइंड आउट करना है, किसी केमिकल रिएक्शन का डेल्टा यू फाइंड आउट करना है तो आप कहोगे क्या करें, तो कह सकते हो कि सर कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट ट्रांसफर फाइंड आउट कर लो। कैलोरीमीटर कंटेनर से ऐसा किया जा सकता है। कैलोरीमीटर कंटेनर बता देता है कि कितनी हीट कंटेनर के अंदर से बाहर गई या बाहर से कितनी हीट अंदर आई, ये कैलोरीमीटर बता देता है। तो अगर मुझे किसी केमिकल रिएक्शन का डेल्टा यू निकालना है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट मेजर कर लें, और डेल्टा एच फाइंड आउट करना है तो रादर देन कांस्टेंट वॉल्यूम उस केमिकल रिएक्शन को आप कांस्टेंट प्रेशर पर करो, और तब जो हीट ट्रांसफर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एच। लेकिन अब यहां प्रॉब्लम क्या हो रही है, अगर मुझे डेल्टा यू चाहिए तो उसे उस केमिकल रिएक्शन को मुझे कांस्टेंट वॉल्यूम पर करना होगा, अगर मुझे डेल्टा एच चाहिए तो उस केमिकल रिएक्शन को मुझे कांस्टेंट प्रेशर पर करना होगा। यानी रिएक्शन को 2 बार करना होगा अलग अलग कंडीशन पर। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मुझे डेल्टा यू पता चल जाए तो हम उससे डेल्टा एच निकाल लें, या डेल्टा एच पता चल जाए तो उससे हम डेल्टा यू निकाल लें। यस, ये किया जा सकता है। यानी केमिकल रिएक्शन के लिए अगर मुझे डेल्टा यू पता है तो मैं उससे डेल्टा एच निकाल सकता हूं, या डेल्टा एच पता तो उससे मैं डेल्टा यू निकाल सकता हूं। तो हेडिंग डालिए रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। और ये जो पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं, जेई मेंस हो या जेई एडवांस, भर भर के क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं। और ये मान के चलना कि आप में से जितने स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं ना, 20% के पेपर में, जेई मेंस की बात कर रहा हूं क्योंकि जेई मेंस के बहुत सारे पेपर्स होते हैं, 20% या थोड़ा उससे ज्यादा बोल दो तो भी नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट 20% मतलब 10 में से 2 के पेपर में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है। 10 पेपर होते हैं तो 2 क्वेश्चन इसी पर बनते हैं, आप टटोल लेना, भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, हाँ, ये जो हमारा डिस्कशन है अब किस किस पर एप्लीकेबल होगा, ये जैसे जैसे करेंगे समझ में आ जाएगा आपको। तो फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल्स टू यू प्लस पीवी फॉर ए चेंज। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि कौन सा चेंज हो रहा है, मतलब कोई भी चेंज हो सकता है। डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, या जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1। देखिए किसी को कंफ्यूजन हो कि सर कभी आप डी लिख देते हो कभी डेल, तो स्मॉल चेंज है तो मैं डी लिखता हूं, लार्ज चेंज है तो मैं डेल लिख सकता हूं। स्मॉल चेंज के लिए डी, लार्ज चेंज के लिए डेल।
यहां पर एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया फॉर ए चेंज। यहां पर मैंने कहा कि केमिकल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फेस चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने कहा चेंज हो रहा है। क्या मैंने ऐसा कहा कि आइडियल गैस है या रियल गैस है या सॉलिड है या लिक्विड है? नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है, इसलिए ये भी सबके लिए वैलिड है, यानी ऑलवेज एप्लीकेबल। ऑलवेज एप्लीकेबल एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। आपको मैं बता दूं, जेई 2002, जेई 2004, जेई 2006 कंटिन्यूसली इस पर क्वेश्चन आए हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन में कुछ अलग था। और उसके बाद भी बहुत आए हैं, उसके बाद भी बहुत आए हैं, बट 2002, 2004, 2006 कंटिन्यूसली अलग अलग तरह से इन पर क्वेश्चंस आए। बट राइट नाउ ऑलवेज एप्लीकेबल का मतलब समझ में आया? कोई सा भी चेंज हो, कोई सा भी सब्सटेंस हो, आप ये फॉर्मूला हमेशा लगा सकते हो, कभी भी लगा सकते हो, बिना सोचे। यानी क्वेश्चन में इससे रिलेटेड डेटा है, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। यानी डेल्टा यू पता तो डेल्टा एच, या डेल्टा एच पता तो यहां से डेल्टा यू निकाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब क्वेश्चन आते हैं तो P1, V1, P2, V2 नहीं गिवन होते, यानी इनमें से कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है या कुछ और इंफॉर्मेशन गिवन होती है। अब हमें इस इक्वेशन को रीअरेंज करना होगा, कुछ इसमें चेंजेस करने होंगे, और जब हम इसमें चेंजेस करते हैं तो कुछ कंडीशंस वहां पर आ जाती है। कंडीशंस क्या आती है वो मैं लिख रहा हूं। तो केस 1, फॉर ए सब्सटेंस नॉट अंडरगोइंग एनी chemical and phase change, not undergoing any chemical and phase change। ये देखो, ये सेंटेंस इस चैप्टर में पता नहीं कितनी बार आएगा, हर जगह कोई भी फॉर्मूला डिराइव करने लगोगे इसी तरह से केसेस बनेंगे। तो यहां पर ए पार्ट, जब केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है, अब इसमें वापस से 3 केसेस बनेंगे। पहला आइडियल के लिए, दूसरा रियल के लिए, और तीसरा सॉलिड और लिक्विड के लिए। हर जगह इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है तो फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए क्या होगा? तो एक आइडियल गैस के लिए डेल्टा एच इक्वल्स टू, आपको भी पता है केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है, तो डेल्टा एच, वापस एक बार लिख देता हूं मैं, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। आइडियल गैस के लिए डेल्टा एच हमेशा ही क्या होगा? एनसीपी डेल्टा टी, चाहे प्रेशर कांस्टेंट हो या ना हो, बस क्या नहीं होना चाहिए? केमिकल और फेस चेंज नहीं होना चाहिए, ये एनसीपी डेल्टा टी। डेल्टा यू हमेशा ही क्या होता है? एनसीवी डेल्टा टी। और एक आइडियल गैस के लिए पीवी को मैं क्या लिख सकता हूं? एनआरटी। लेकिन केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है तो एन तो क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो यहां पर एनसीवी डेल्टा टी, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, चेंज किस में हो सकता है? टेम्परेचर में। तो एनसीपी डेल्टा टी, एन डेल्टा टी, एन डेल्टा टी। एक सेकंड, थोड़ा मैं इसी स्टेप पर आ रहा हूं, थोड़ा इसको जल्दी कर दिया मैंने। वेट, ये एक सेकंड रुको, स्टार्ट यहां से करना था, मैं वहां पर आऊंगा, लेकिन थोड़ा जल्दी लिख दिया मैंने। आइडियल केस के लिए हमारे पास डेल्टा पीवी, तो डेल्टा यू प्लस, अगर P1, V1, P2, V2 का डेटा नहीं दे रखा है तो T1, T2 दे रखा होगा, और T1, T2 दे रखा है तो आप यहां पर PV की जगह क्या लिख दो? NRT। तो NR डेल्टा टी, पहले ये लिखना, ये अभी मैं लिखूंगा यहां पर, इसको होल्ड करो, अभी यहां पर भी हम आएंगे, इसको पहले मत लिखना। फॉर आइडियल गैस डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, ये लिखा आपने। और आइडियल गैस के लिए पीवी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? एनआरटी।
एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो एन आर डेल्टा टी। यानी एक आइडियल गैस के लिए, एक आइडियल गैस के लिए अगर P1 V1 P2 V2 नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं, T1 T2 दे रखा होगा, ये फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तभी लगाओगे जब कोई केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है। केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि हमने एन को कांस्टेंट माना है। ये कब आया फॉर्मूला, यहां से आप कर रहे हो आइडियल गैस, गैस आइडियल है, एन को कांस्टेंट माना है, मतलब कोई केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है, तभी ये फॉर्मूला लगा सकते हो। जबकि ये वाला जो फॉर्मूला है P2 V2 माइनस P1 V1, इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ये हमेशा लगेगा। लेकिन ये वाला फॉर्मूला आप तभी यूज कर पाओगे फॉर एन आइडियल गैस नॉट अंडरगोइंग एनी केमिकल एंड फेस चेंज। अब मैं आपको बताता हूं, शीट आप लोगों के पास है, जेई 2002 का एक क्वेश्चन आया हुआ है, जेई 2002 का एक क्वेश्चन आया हुआ है। उस क्वेश्चन में जेई वालों ने पता क्या किया, उन्होंने डेल्टा यू दे दिया, उन्होंने P1 भी दे दिया, V1 भी दे दिया, T1 भी दे दिया, P2 भी दे दिया, V2 भी दे दिया, T2 भी दे दिया और नंबर ऑफ मोल्स भी दे दिए और पूछा बताओ डेल्टा H कितना होगा। पूछ लिया बताओ डेल्टा H कितना होगा। लेकिन उस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ था कि यह आइडियल गैस है, कहीं नहीं लिखा हुआ था कि यह आइडियल गैस है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप इससे भी आंसर निकाल सकते हो, आपके पास एक और ऑप्शन है, आप इससे भी कर सकते हो, P2 V2 माइनस P1 V1, इससे भी इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। दोनों से आंसर अलग अलग आ रहे थे और दोनों ही ऑप्शन क्वेश्चन में थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 2002 का, दोनों ही ऑप्शन थे। बताओ कौन सा सही है, बताओ कौन सा सही है। एडवांस की बात कर रहा हूं, कौन सा सही है, क्योंकि ये आइडियल गैस थी ही नहीं। आइडियल गैस की कंडीशन इज P1 V1 अपॉन T1 इज नॉट इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2, इसीलिए ये वाला आंसर गलत है, ये वाला आंसर सही है। अगर इससे सॉल्व हो रहा है तो किसी से सोचो ही मत, अगर इससे सॉल्व हो रहा है तो पहले इसी से करो। ये जेई एडवांस्ड का 2002 का क्वेश्चन है, क्लास के बाद देख लेना, कर लेना, पता चल जाएगा। और प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बताऊं, अभी शीट जब हम करेंगे ना, ज्यादातर क्वेश्चन हम आइडियल गैस के लिए ही करते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन आइडियल गैस के लिए करते हैं। तो बहुतों को क्या लगता है कि अच्छा डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी, स्टार्ट होते ही उनके दिमाग में फॉर्मूला यही आता है एन आर डेल्टा टी। तो ऐसा लगता है बस ये फॉर्मूला लगा दो आंसर आ जाएगा, बट वो गलत हो जाता है। अब यहीं से एक फॉर्मूला Cp इक्वल्स टू सीवी प्लस आर जो हम यूज करते ना, Cp इक्वल्स टू सीवी प्लस आर जो हम यूज करते हैं, वो यहीं से डिराइव हो जाएगा। कैसे डिराइव होगा वो बता रहा हूं। तो डेल्टा एच को मैं क्या लिख सकता हूं, एनसीपी डेल्टा टी। केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है इसीलिए ये लिख सकता हूं। डेल्टा यू को क्या लिख सकता हूं, एनसीवी डेल्टा टी प्लस यहां पर एनआर डेल्टा टी। तो एन डेल्टा टी वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो यहां से फॉर्मूला आ गया Cp इक्वल्स टू सीवी प्लस आर, जो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, बट उसका डेरिवेशन जो है वो यहां से मैं बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला कहां से आया है, Cp इक्वल्स टू सीवी प्लस आर। हाँ हो सकता वंश लिखा हुआ हो आइडियल या नॉन आइडियल, बट ऑप्शन दोनों थे, ठीक है। यहां पर ये तो ए पार्ट था फॉर आइडियल गैस, लेकिन रियल गैस के लिए बी पार्ट पर आ रहा हूं। रियल गैस के लिए कुछ भी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि रियल गैस के लिए फिर हमें वॉन्डरवॉल इक्वेशन लिखनी होगी, और वॉन्डरवॉल इक्वेशन जो है
वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो रियल गैस के लिए कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है। अगर रियल गैस के लिए क्वेश्चन आता है तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1। हाँ, लेकिन इसी में थर्ड पार्ट, यानी डायरेक्टली मैं आ रहा हूं फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, सुन लेना अच्छी तरह से। अगर कोई सॉलिड और लिक्विड है तो यहां पर डेल्टा पीवी, सुनना अच्छी तरह से, मतलब P2V2 माइनस P1V1। अब जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं ना, सॉलिड और लिक्विड, उनका वॉल्यूम जो होता है वो बहुत कम होता है, एक चीज। और कुछ भी चेंज करने पर उनके वॉल्यूम में चेंज भी बहुत कम होता है, यानी V1 और V2 की वैल्यू भी बहुत कम होती है। गैसेस के रेस्पेक्ट में देखें, एक मोल अगर पानी है ना, एक मोल पानी का वॉल्यूम होता है 18 ml, और वही एक मोल पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए तो उसका वॉल्यूम लगभग आ जाता है 22,400 500 ml, यानी अच्छा खासा बढ़ जाता है। तो सॉलिड और लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है, सॉलिड और लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है, एक तो वो बहुत कम होता है, दूसरा उसमें चेंज भी बहुत कम होता है। अब अगर ये V1 V2 की वैल्यू बहुत कम है तो जब आप इसे प्रेशर से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो P इंटू वी का प्रोडक्ट भी बहुत कम होता है, यानी प्रेशर से मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आती है वो भी बहुत कम आती है। तो फॉर सॉलिड एंड लिक्विड ये जो P2V2 माइनस P1V1 वाली टर्म है ना, इसे ऑलमोस्ट क्या माना जा सकता है, जीरो। यानी फॉर सॉलिड एंड लिक्विड इसको हम जीरो मान सकते हैं। देखो क्वेश्चन में डेटा दे रखा तो पुट कर दो, लेकिन ये वैल्यू हमेशा इनके रेस्पेक्ट में बहुत कम आती है। इसीलिए सॉलिड और लिक्विड के लिए डेल्टा एच हमेशा ही किसके बराबर होता है, डेल्टा यू। इसीलिए एनसीपी डेल्टा टी, ये एनसीवी डेल्टा टी। इसीलिए आप कह सकते हो सॉलिड और लिक्विड के लिए सीपी और सीवी की वैल्यू भी हमेशा बराबर होती है। ये डिफरेंस किस में आता है, गैसेस में आता है, गैसेस में आता है। सॉलिड और लिक्विड में सीपी सीवी का डिफरेंस, सॉलिड और लिक्विड में सीपी किसके ऑलमोस्ट इक्वल होता है, सीवी। हाँ, गैसेस में ये डिफरेंस होता है। तो सॉलिड और लिक्विड के लिए अगर कोई क्वेश्चन आता है, P1V1 P2V2 दे रखा है तब तो ठीक है, अगर नहीं दे रखा है तो सॉलिड और लिक्विड के लिए डेल्टा एच को ही डेल्टा यू या डेल्टा यू को ही डेल्टा एच बोल सकते हो। नाउ ये तब था जब कोई केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है। केस 2 पर आ रहा हूं, केस 2 फॉर केमिकल एंड फेस चेंज। केमिकल एंड फेस चेंज, अगर केमिकल और फेस चेंज हो रहा है तो क्या होगा। एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस जब हम स्टडी करते हैं तो उन सब में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है, उन सब में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। पढ़ते जाओ बस, वेरी गुड, अच्छी बात है। भावादीप आपको अच्छा लग रहा है, मोहित को अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। ऑब्वियस सी बात है, अच्छा लगना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमें अच्छा लग रहा है उसको हम रिजल्ट में कन्वर्ट करें। देखो अल्टीमेटली टारगेट रिजल्ट है, और रिजल्ट के लिए रिजल्ट एक दिन से नहीं आता, एक घंटे से नहीं आता। रिजल्ट जो आएगा ना, देखो वो हमारी 1 साल 2 साल की मेहनत से आएगा। रेगुलर कंसिस्टेंट एफर्ट्स जब लगाएंगे ना, तब जाके वो रिजल्ट हमारे को मिलता है। तो वो हमेशा ध्यान रखना, राइट। तो अब मैं इसको भी पहले समझा रहा हूं, केमिकल और फेस चेंज। बहुतों को लगता है, जैसे कभी कभी कोई कह देता है सर इसमें तो कंबशन की रिएक्शन हो रही तो सर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। देखो कोई भी कंटेनर है, अगर उसमें रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, रिएक्शन एंडोथर्मिक भी हो सकती है। आप ऐसे सोचो कि अगर मुझे इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं एक बहुत बड़े चेंबर में रख दिया जिसमें रिएक्शन हो रही है और कंटिन्यूसली यहां से पानी फ्लो कर रहा है, कंटिन्यूसली यहां से पानी जो है वो फ्लो कर रहा है, यहां से आ रहा है, यहां से जा रहा है। अब आप जिस टेम्परेचर पर चाहो उस टेम्परेचर पर रिएक्शन को कर सकते हो। 30 डिग्री पर चाहते हो पानी का टेम्परेचर 30 डिग्री, 40 डिग्री पर चाहते हो पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री, 80 डिग्री पर चाहते हो 80 डिग्री। अब अगर अंदर का टेम्परेचर जैसे ही बढ़ने लगेगा, हीट अंदर से बाहर आ जाएगी, कम होने लगेगा, बाहर से अंदर चली जाएगी। तो टेम्परेचर हम कांस्टेंट रख सकते हैं, टेम्परेचर को हम कांस्टेंट
रख सकते हैं। इसीलिए जितनी भी केमिकल रिएक्शन होगी उनमें ड्यूरिंग द रिएक्शन कभी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अब यहां पर रिएक्शंस को भी मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूं। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ओनली गैसेस, रिएक्शंस जिसमें केवल ए पार्ट लिख दो चाहो तो, केवल गैसेस इन्वॉल्व है। तो देखिए अब यहां पर एक इश्यू है, अगर गैसेस रिएक्ट कर रही है तो वो आइडियल तो नहीं है, क्योंकि आइडियल गैसेस रिएक्ट नहीं करती है, तो वो आइडियल नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर हम उन्हें वॉन्डरवॉल इक्वेशन के तरह ट्रीट करें तो वॉन्डरवॉल इक्वेशन से पीवी की वैल्यू निकालना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है। तो हम ये तो कह रहे हैं कि रिएक्शंस के अंदर जो गैसेस इन्वॉल्व है वो रिएक्ट कर रही है, लेकिन फिर भी एज ए अप्रोक्सीमेशन हम उनके लिए कौन सी इक्वेशन लगा रहे हैं? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगा रहे हैं। यूं कह दो कि थोड़ा अप्रोक्सीमेशन हम कर रहे हैं। और अब यहां पर चेंज क्या हो रहा है? टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है, रिएक्शन हो रही है तो मोल्स चेंज हो रहे हैं। इसलिए यहां पर डेल्टा एन आर टी, डेल्टा एन आर टी। टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा एन क्या है? चेंज इन मोल्स ऑफ गैस। रिएक्शन के होने पर मोल गैसेस के मोल्स में कितना चेंज हुआ? मान लो स्टार्टिंग में 3 मोल थे, रिएक्शन होने के बाद 6 मोल हो गए, तो चेंज आपको लिखना पड़ेगा। पहले 10 मोल थे, बाद में 4 मोल रह गए, तो चेंज इन मोल्स। डेल्टा इन क्या है? चेंज इन मोल्स। यहां पर लेकिन अप्रोक्सीमेशन आपने किया है, फिर से वही बात आती है। अगर हमारे पास ऑप्शन है कि हम क्वेश्चन P2V2 माइनस P1V1 से कर सकते हैं तो हम इसी से करेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे। ये तब यूज करेंगे जब P1V1 P2V2 वाला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें हमने एक अप्रोक्सीमेशन किया है, एक अजम्पशन लिया है, हमने PV इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन को यूज किया है। बेटा डेल्टा पीवी को तो एनआरटी लिख सकता हूं ना, डेल्टा तो बाहर है, पूरा ढंग से देखो। लेकिन अब इसी में दूसरा केस एक और आता है, यहां से इसको मैं हटा रहा हूं। अगर सॉलिड और लिक्विड भी इन्वॉल्व हुए तो, अगर रिएक्शन में सॉलिड और लिक्विड भी इन्वॉल्व है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग सॉलिड एंड लिक्विड ऑल्सो, तो अब आप सोचो, ये जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं यहां पर डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू, फिर से P2V2 माइनस P1V1, यानी V1 क्या है? इनिशियली कंटेनर का वॉल्यूम। V2 क्या है? फाइनली कंटेनर का वॉल्यूम। लेकिन जब कंटेनर में कोई सॉलिड भी है, कोई लिक्विड भी है, कोई गैस भी है, तो गैसेस के रेस्पेक्ट में सॉलिड और लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा वो तो बहुत कम होगा। तो V1 निकालते वक्त हम अगर वहां इनिशियली कोई सॉलिड लिक्विड है तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। उसी तरह से फाइनली भी जब कंटेनर का वॉल्यूम हम निकाल रहे होंगे या कंटेनर का टोटल वॉल्यूम, तो उसमें कोई सॉलिड या लिक्विड है तो उसको भी नेग्लेक्ट कर देंगे। यानी V1 और V2 में अगर कह सकते हो कोई सॉलिड और लिक्विड भी है इनिशियली या फाइनली, तो उसके वॉल्यूम को कंसिडर करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों कंसिडर करने की बहुत जरूरत नहीं है? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम ही बहुत कम होता है। यानी यहां पर हमें केवल किसका वॉल्यूम कंसिडर करना है? गैसेस का। सॉलिड और लिक्विड के लिए, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, सॉलिड और लिक्विड के लिए P1V1 की वैल्यू ही बहुत कम होती है। तो यहां पर हम सॉलिड और लिक्विड के लिए जो पीवी की टर्म है उसे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो सॉलिड और लिक्विड के लिए केवल कौन सी टर्म सॉलिड और लिक्विड के लिए जो पीवी की टर्म है उसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो पीवी की टर्म केवल किसके लिए कंसिडर करें? गैसेस के लिए। तो यहां पर यानी फिर से वही वाली बात है कि पीवी की टर्म केवल किसके लिए कंसिडर करेंगे? गैसेस के लिए। और अगर गैसेस के लिए पीवी की टर्म कंसिडर कर रहे हैं तो फिर से पीवी की जगह क्या लिख सकता हूं? एनआरटी। और यहां पर फिर से इसको ओपन करेंगे तो डेल्टा एन आर टी। हाँ, यहां पर अब एक
पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ये टर्म केवल किसके लिए? गैसेस के लिए। अगर कोई सॉलिड और लिक्विड है तो उनके मोल्स कंसिडर नहीं होंगे, इसीलिए यहां पर हमने क्या लिख दिया? डेल्टा एन जी। क्या लिख दिया है हमने यहां पर? डेल्टा एन जी, मतलब चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। यहां केवल गैसेस ही थी इसीलिए मैंने जी नहीं लगाया, बट यहां गैसेस भी है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, तो यहां पर केवल किसके मोल्स में चेंज कंसिडर करोगे? गैसेस के मोल्स में। सॉलिड और लिक्विड है उसे नेग्लेक्ट कर दोगे। अब ये दो केसेस मैंने बनाए हैं, बट अब आप इनको एक ही तरह याद करो, क्योंकि अल्टीमेटली तो सॉलिड और लिक्विड हो या ना हो, हमें उन्हें नेग्लेक्ट करना है। तो तीसरा फॉर्मूला कौन सा हो गया? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। यहां इसी को मैंने बॉक्स में डाला है। एक तो ये फॉर्मूला याद करना है आपको। अगर कोई केमिकल रिएक्शन या फेस चेंज हो रहा है तो, केमिकल रिएक्शन और फेस चेंज हो रहा है तो ये फॉर्मूला। अगर केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। और अगर कोई सा भी केस हो, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। ये वाला फॉर्मूला तो आप लगा ही सकते हो। यानी ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपको तीन फॉर्मूले याद रखने। डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन एक। दूसरा फॉर्मूला डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। तीसरा फॉर्मूला डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। केवल फॉर्मूले याद नहीं रखोगे, इनके साथ में इनकी कंडीशंस भी याद रखनी है। इसके साथ हमेशा बोलना है ऑलवेज अप्लीकेबल। इसके साथ बोलना है फॉर आइडियल गैस नॉट अंडर गोइंग एनी केमिकल एंड फेस चेंज। और यहां पर बोलना है फॉर केमिकल एंड फेस चेंज, फॉर केमिकल एंड फेस चेंज। ये तीन फॉर्मूले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर आते हैं। क्वेश्चन देखना पड़ेगा। अगर इससे सॉल्व हो रहा है तो हमेशा इससे करो। जो जेई 2004 का क्वेश्चन आया था वो केमिकल रिएक्शन पर आया था, और उस पर भी जेई वालों ने यही किया। P1 V1 P2 V2 भी दे दिया, टेम्परेचर भी दे दिया, रिएक्शन भी दे दी। इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि गैसेस आइडियल नहीं है। अगर गैसेस आइडियल नहीं है तो इससे ही करना होगा। यानी सीधी सी बात, अगर इससे सॉल्व हो रहा है तो दिमाग ही मत लगाओ, हमेशा इससे करो, इनको टच ही नहीं करना है। बट ज्यादातर क्वेश्चन अभी जब हम करेंगे, शीट्स में क्वेश्चन करेंगे, तो ज्यादातर क्वेश्चन इनसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो शीट में है उसमें आइडियल गेसेस मानते हुए कर लेते हैं। बट जेई में कुछ क्वेश्चंस है जिसमें ऐसा है, बट जेई में ज्यादातर, जेई एडवांस में जब ज्यादातर जो क्वेश्चन आए, जेई एडवांस की बात कर रहा हूं, जेई मेंस में तो क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगते हैं, बट जेई एडवांस में जब भी क्वेश्चन आया है ज्यादातर में फॉर्मूला ये लगा है, ये नहीं लगा है। क्वेश्चन शीट में है, देखो। एक लाइक पिछली वाली क्लास में कोई कह रहा था सर आप क्वेश्चन नहीं करवा रहे हो। बेटा ये जो थ्योरी में पढ़ा रहा हूं ना, ये किसी बुक में जाओगे तो तुम्हें थ्योरी नहीं मिलेगी, थ्योरी नहीं मिलेगी। ये क्वेश्चन ही है जिसको मैं एज ए थ्योरी बता रहा हूं आपको। ये क्वेश्चन ही है जो एज ए थ्योरी में आपको बता रहा हूं कि या तो इस पर क्वेश्चन बनेगा, या इस पर बनेगा, या इस पर बनेगा। अब आपका काम यह है कि इनसे रिलेटेड जब मैं होमवर्क देता हूं तो वो होमवर्क करो। आपको वैल्यूज पुट करनी है। केवल आपको अब कुछ नहीं करना है, हाँ कि हाँ सर ने ये फॉर्मूले बताए थे, शीट में से जब क्वेश्चन दूंगा तो आपको केवल वैल्यूज पुट करनी है। और टाइम की देखो लिमिटेशन तो है। मैं चाहूं तो क्वेश्चन, मन तो मेरा भी करता है कि एक क्वेश्चन करो, दो करो, तीन करो, आराम से करवाता रहूं, बट फिर जेई इस साल नहीं दे पाएंगे, फिर अगले साल दे पाएंगे हम, फिर जेई अगले साल दे। आज होमवर्क मिलेगा। तो ये सब क्वेश्चंस ही है जो एज ए थ्योरी हम पढ़ रहे हैं। किसी बुक में आप ढूंढ लेना। एक काम करना, आज ही जाना किसी शॉप पर जाना, वहां पर सारी बुक्स टटोल लेना। कहीं पर भी जैसा बताया जा रहा वो दिख जाए तो गारंटी, गारंटी। मैं यही हूं, आप भी यही हूं, देख लेना। किसी जगह पर ऐसा नहीं है। ये सब केसेस जो मैं बना रहा हूं, केस 1 केस 2, हर जगह जो कंडीशंस लिख रहा हूं वो सारी कंडीशंस
कहीं नहीं मिलने वाली। अब आप पूछोगे सर आपको कहाँ से पता चली? बेटा 20 साल हो गए, बाल सारे उड़ गए, पता नहीं कितने बच्चों को पढ़ा दिया, क्या क्या कर दिया। तो अब इतना तो समझ सकते हो तुम, है ना? चलिए, अब इस पर क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, इस पर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन मेनली क्वेश्चन अब मैं करवाऊंगा इस वाले पार्ट पर। बाकी तो आप शीट में से कर ही सकते हो, इसमें अभी भी प्रॉब्लम होती है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं आपको। एक क्वेश्चन पूछता हूं पहले तो, एक क्वेश्चन आपको यहां पर पूछ रहा हूं। ये कोई केमिकल रिएक्शन है, 2A कन्वर्टिंग इनटू 3B, ठीक है? और इस केमिकल रिएक्शन का डेल्टा एच दे रखा है 50 किलो जूल पर मोल। 50 किलो जूल पर मोल। पहले तो ये बताओ, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? हो गया बेटा, 20 ईयर्स हो गए। कॉलेज से निकले हुए 21 हो गया, पढ़ाते हुए 20 ईयर्स हो गए। टू 2002 में कॉलेज से निकला हूं, 2023 चल रहा है, यानी 21 साल, एक साल बाद स्टार्ट किया था पढ़ाना, 2003 से पढ़ा रहा हूं। थ्योरी बेटा क्लास में ही होती है, एंडोथर्मिक, बिल्कुल सही। अब ये इसी तरह से लिखा होता है, 50 किलो जूल पर मोल, ऐसी इसी तरह से लिखा होता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये रिएक्शन जब हो रही है तो सिस्टम 50 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, एंडोथर्मिक है भाई, एंडोथर्मिक ही है, एक्सोथर्मिक नहीं है, एंडोथर्मिक है। इस रिएक्शन के होने पर सिस्टम कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है? 50 किलो जूल, 50 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। पॉइंट यह है कि 50 किलो जूल हीट कब एब्जॉर्ब करेगा? जब इसके एक मोल, इसको थोड़ा शायद हो सकता है यहां दिख नहीं रहा हो तो थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, 50 किलो जूल पर मोल। इतनी हीट कब एब्जॉर्ब करेगा? जब ए का एक मोल रिएक्ट करेगा तब, या जब ए के 2 मोल रिएक्ट करेंगे तब, या जब बी का 1 मोल बनेगा तब, या जब बी के 3 मोल बनेंगे तब। यानी इतनी हीट कब एब्जॉर्ब करेगा? या ए के कितने भी मोल्स रिएक्ट करे, हीट एब्जॉर्ब इतनी ही होगी। ऋषि सब बता दिया यार पहले लेक्चर में, बार बार इंट्रोडक्शन करवा के वो है ना, स्टूडेंट वो वाली फील मत दो, जूनियर वाली, किस कॉलेज कौन सा है, इंटरव्यू टाइप मत पूछो, पहले ही सब बता दिया बस। अच्छी बात यह है कि यहां पर वैसे ये क्वेश्चन जब मैं पूछता हूं तो कोई भी सही जवाब नहीं देता है, मतलब पूरी क्लास में से एक भी सही नहीं देता है। लेकिन यहां पर कुछ जनता है जो सही जवाब दे रही है, कहीं न कहीं से उन्होंने देखा है। नहीं, कहीं न कहीं से कुछ तो रिकॉर्डेड लेक्चर देखे गए हैं। अच्छी बात है। खैर, बहुतों को पता क्या लगता है, यहां जब पर मोल लिखा हुआ है, यहां 1 मोल लिख पर मोल, तो ऐसा लगता है कि जब ए का 1 मोल रिएक्ट करेगा तब। तो उन वहां मुझे एक डाउट आता है, जो ये कह रहे हैं कि जब ए का 1 मोल रिएक्ट करेगा तब इतनी हीट एब्जॉर्ब होगी, तो उनसे मेरा क्वेश्चन है कि मैं ऐसे क्यों नहीं बोल सकता जब बी का 1 मोल बनेगा तब? ऐसा भी तो बोल सकता हूं, पर मोल आप इसके 1 मोल को क्यों मान रहे हो, पर मोल आप इसके 1 मोल को मानो, ऐसा भी तो कर सकते। तो इसका 1 मोल या बी का 1 मोल, क्योंकि इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसके 1.5 बनेंगे, तो इसका अगर 1 मोल रिएक्ट करा तो इसका 1 मोल नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन है किसका 1 मोल, ए का या बी का? ये डाउट है।
फिर चलो जनता कहती नहीं सर रिएक्टेंट की ज्यादा इंपॉर्टेंस है तो रिएक्टेंट का 1 मोल, तो चलो बदल देते हैं। मान लो रिएक्शन ये हो रही है 4C+2A। अब अगर ये रिएक्शन है जिसका डेल्टा एच 50 किलो जूल पर मोल है, तो अब किसका 1 मोल है? क्योंकि ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, अब दोनों की इंपॉर्टेंस इक्वल है। तो ए का 1 मोल या सी का 1 मोल, क्योंकि अगर ए का 1 मोल होगा तो सी के 2 मोल होंगे। तो अब किसका 1 मोल, ए का या सी का? या अब प्रोडक्ट पर आ जाते हैं, क्योंकि अब 2 रिएक्टेंट हो गए तो प्रोडक्ट पर आ जाओ कि अब सर प्रोडक्ट का जब 1 मोल बनेगा, तो फिर एक काम करता हूं मैं यहां पर भी कुछ और लिख देता हूं 5D। अब बताओ ए का 1 मोल या बी का 1 मोल या सी का 1 मोल या डी का, किसका 1 मोल? यस, ना तो ए का 1 मोल, ना बी का 1 मोल, ना सी का 1 मोल, ना डी का 1 मोल। यहां ये जो पर मोल लिखा जाता है, इस पर, ये रिएक्शन है यहां पर, इस पर मोल का मतलब होता है पर मोल ऑफ रिएक्शन। पर मोल ऑफ रिएक्शन, और पर मोल ऑफ रिएक्शन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू दी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, पर मोल का मतलब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू दी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यानी जब सी के 4 मोल्स ए के 2 मोल्स के साथ रिएक्ट करके बी के 3 और डी के 5 मोल्स बनाएंगे, तब जाके इतनी हीट एब्सॉर्ब होगी। यानी जितने उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इसीलिए जब आप किसी रिएक्शन को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, ऐसा आप कर चुके हो, तो डेल्टा एच भी उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इस रिएक्शन का डेल्टा एच जो है वो क्या होगा, 100 किलो जूल। लेकिन यहां पर भी पर मोल आएगा, यहां पर भी पर मोल आएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डेल्टा एच भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, डेल्टा एच भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसीलिए किसी भी अनबैलेंस्ड रिएक्शन का डेल्टा एच नहीं लिख सकते हो आप। अगर डेल्टा एच लिख रहे हो तो रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए। बिना बैलेंस्ड रिएक्शन का डेल्टा एच नहीं लिखा जा सकता। यानी यहां पर अगर मैं ये लिख रहा हूं NH3 कन्वर्टिंग इनटू N2 प्लस H2 और यहां डेल्टा एच लिख दूं इसका मान लो कुछ 100 किलो जूल, ये गलत है। पहले रिएक्शन को बैलेंस करो। अगर आपने ये बैलेंसिंग की है, ये पर मोल तो यहां पर भी आएगा। और अब यहां पर मतलब क्या है इसका, कि जब अमोनिया के 2 मोल से N2 का 1 और H2 के 3 मोल बन रहे हैं, तो इतनी हीट एब्जॉर्ब होगी। अब यूनिटरी लगा सकते हो, वो यूनिटरी यहां पर भी लगा सकते हो। अगर 2 मोल है तब इतनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, 4 मोल होंगे 200, 6 मोल होंगे 300, 8 मोल्स होंगे 400, यूनिटरी लगा दो। ए के 4 मोल्स रिएक्ट करने पर 100, 1 मोल रिएक्ट करने पर 25, 2 मोल्स रिएक्ट करने पर 50, 3 मोल्स रिएक्ट करने पर 75, यूनिटरी लगाते जाओ। अब वो यूनिटरी ए से लगाओ या सी से लगाओ या बी से लगाओ या डी से लगाओ, आंसर चेंज नहीं होगा। मोहित सही बात है। अरे दिव्यांशु बेटा छोड़ो यार, तुम इधर उधर के फालतू के डाउट बहुत पूछते हो। अब तुम्हें एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक ही नहीं पता, क्या है फिर हैं? तो यहां पर डेल्टा एच ध्यान रखना कैसे डिफाइन हो रहा है। मोल लिखा हुआ है बट वो किसी का 1 मोल नहीं। हाँ, किसी का अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो उसका 1 मोल, अदरवाइज जितना उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उतने मोल्स। और दूसरी चीज ध्यान रखना, ये मैं तब बोल रहा हूं जब आप एक केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हो। बिना केमिकल रिएक्शन के जब आप बात करते हो, जैसे बॉन्ड एंथैल्पी की बात करते हो, तो वो तो 1 मोल बॉन्ड के लिए ही है, वहां कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। वो 1 मोल बॉन्ड के लिए है। सब्लिमेशन फॉर पर मोल वो 1 मोल के लिए है। एक केमिकल रिएक्शन के साथ जब आप डेल्टा एच लिख रहे हो, मैं तब की बात कर रहा हूं। बिना केमिकल रिएक्शन के आप पर मोल कोई डेटा बोलते हो,
वो पर मोल ही है। बट एक केमिकल रिएक्शन के लिए पर मोल की जब बात करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब मान लो ये सभी गैसेस है, तो अगर ये सभी गैसेस हैं, ठीक है, तो डेल्टा एन जी क्या होगा? अगर ये रिएक्शन हो रही है तो इनिशियली 2 + 4 6 मोल्स है, फाइनली मोल्स कितने हो जाएंगे? ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, 3 + 5 8। यानी इस रिएक्शन के होने पर गैसेस के मोल्स बढ़ गए, यानी डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी हो गई? 2 6 मोल्स से 8 मोल्स। लेकिन तब जब ए के 2 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, अगर रिएक्शन ये हो रही है तो डेल्टा एन जी की वैल्यू 4 है। जिस रिएक्शन का डेल्टा एच होगा उसी रिएक्शन का डेल्टा एन जी भी होगा। अगर डेल्टा एच 50 है तो डेल्टा एन जी 2 है, अगर डेल्टा एच 100 है तो डेल्टा एन जी 4 है। गड़बड़ क्या होती है? डेल्टा एच हम किसी और रिएक्शन का लिख लेते हैं, डेल्टा एन जी हम किसी और रिएक्शन का लिख लेते हैं। बेटा डेल्टा एच पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी एंडोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है। मत पूछो ऐसे क्वेश्चन। डेल्टा एच पॉजिटिव यानी एंडोथर्मिक, डेल्टा एच नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक। बात समझ में आई? तो रिएक्शन को अगर आप किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो डेल्टा एच भी चेंज होगा और डेल्टा एन जी भी चेंज होगा। केवल ऐसा नहीं डेल्टा एच चेंज होगा, डेल्टा एन जी भी साथ में चेंज होता है। अब मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं यहां पर, लेकिन फिर से बोलूंगा, ये पर मोल की जो मैंने बात की है ये तब है जब आप रिएक्शन के साथ डेल्टा एच लिख रहे हो, ध्यान रखना। बिना रिएक्शन लिखे हुए जब आप कोई डेटा बोलते हो कि ये पर मोल है तो फिर वो पर मोल के लिए ही है, बट रिएक्शन के केस में ऐसा होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं यहां पर एक, ढंग से पढ़ना आप क्वेश्चन को। 2 मोल या 100 किलो कैलोरी heat is absorbed when 2 mole water is vaporized at 1 atmosphere 300 Kelvin. At 1 atmosphere 300 Kelvin, find delta H and delta U for this change. यानी ये जो भी चेंज हो रहा है उसका क्या निकालना है? डेल्टा एच और डेल्टा यू। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें इससे समझ सकते हो। क्या गलतियां हो सकती है, क्या गलतियां नहीं करनी है, वो बहुत सारी बातें इसमें मैं बताऊंगा। यानी ये क्वेश्चन केवल क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन से आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे पॉइंट समझ सकते हो, जिससे आपको समझ में आ जाए कि यार ये गलतियां मुझे नहीं करनी है। बिल्कुल सही कहा यार, तुम्हारा एक तो नाम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है भाई, सप्तांशु। सप्तांशु बोलने में बहुत एनर्जी लगती है। बेटा अभी मैंने कोई डीपीपी नहीं दी है, दिव्यांश कोई डीपीपी नहीं दी है, शीट ही दी है, उसी से होमवर्क करना है। वही पूरी नहीं हो रही अभी हमसे। अच्छा इसमें एक छोटी सी चीज बता दूं, और थोड़ा सा कैलकुलेशन को कम करना है। आर की वैल्यू जो होती है जूल में होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। इसको कैलोरी में कन्वर्ट करें तो 8.314 डिवाइडेड बाय 4.18 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। अभी एग्जैक्टली तो 2 नहीं आता, बट मोस्टली हम इसे 2 यूज कर लेते हैं। तो राइट नाउ इस क्वेश्चन में आर की वैल्यू, क्योंकि ये डेटा भी कैलोरी में दे रखा है, तो आप आर की वैल्यू भी कैलोरी में ले सकते हो। कितनी ले सकते हो? 2।
सारा अभी क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा। 98.8 और 100। अच्छा ये बताओ, इसमें से एक आंसर के लिए तो कुछ करना ही नहीं है। इसमें से डेल्टा एच और डेल्टा यू में से एक वैल्यू के लिए तो कुछ भी नहीं करना है। क्या मैं इसको डेल्टा एच बोल सकता हूं? यस, क्योंकि ये हीट है एट 1 एटमॉस्फेयर। कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट होती है वही तो डेल्टा एच है। यानी डेल्टा एच की वैल्यू तो कितनी आ गई? 100 किलो कैलोरी। लेकिन अब ये डेल्टा एच कब 100 किलो कैलोरी है? जब H2O के 2 मोल्स वेपराइज हो रहे हैं, यानी H2O लिक्विड कन्वर्टिंग इनटू H2O गैस। लेकिन कितने मोल्स? 2 मोल के लिए 2 मोल्स। तो यहां पर जब 2 का फैक्टर लिखोगे तो यहां डेल्टा एच कितना लिखोगे? 100 किलो कैलोरी। लेकिन अब रिएक्शन के साथ जब लिख रहे हो तो पर मोल आ जाएगा। यहां नहीं लिखा पर मोल, बट ये रिएक्शन जब लिखी तो यहां पर मोल आ गया। अब हमें 2 मोल के लिए ही डेल्टा यू निकालना है, 1 मोल के लिए नहीं निकालना है। ये कोई पर मोल के लिए नहीं पूछा है, कितने मोल्स के लिए पूछा है? फॉर 2 मोल्स। 1 मोल का पता है। अब बताइए इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी कितना होगा? डेल्टा एनजी में केवल गैसेस के मोल्स काउंट होते हैं, सॉलिड लिक्विड के नहीं। तो डेल्टा एनजी को ऐसे भी कह सकते हो, इनिशियली तो लिक्विड 0 मोल्स, गैसेस के 2, तो मोल्स कितने बढ़ गए? 2। या इसको ऐसे सोच लो, प्रोडक्ट का स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट का स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। प्रोडक्ट में किसका स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट? गैसेस का। रिएक्टेंट में भी गैसेस का। तो राइट नाउ 2 - 0, क्योंकि ये तो लिक्विड है, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी हो गई? 2। समझ में आ गया? तो अब डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है? 100 किलो कैलोरी। यहां फिर से गड़बड़ हो सकती है, बताता हूं कैसे। बहुतों ने की भी है। डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा एन जी की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 2, टेम्परेचर 300। लेकिन ये है किलो कैलोरी, ये है कैलोरी। आर की वैल्यू किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 1.2। तो डेल्टा यू की वैल्यू आ जाएगी 98.8 किलो कैलोरी। एमडी बेटा लिक्विड और सॉलिड के मोल्स काउंट नहीं करते हैं, बोल चुका हूं। कान क्यों बंद है तुम्हारे? नहीं बोला? केवल किसके मोल्स कंसिडर करोगे? गैसेस के। डेल्टा इन जी दिख रहा है वहां पर? जी या नहीं दिख रहा है? तो फिर 2 - 2 कर दें। केवल गैसेस के मोल्स काउंट करने हैं, सॉलिड और लिक्विड के मोल्स काउंट नहीं करोगे। अभी भी समझ में नहीं आ रही बात? टेम्परेचर 300 केल्विन दे रखा है भाई, दे रखा है यहां पर क्वेश्चन में, देखो। भावादीप 415 किलो जूल। अच्छा कन्वर्ट कर रहे हो ऐसा? कैलोरी में ही किया भाई मैंने तो। क्लियर? बात समझ में आ गई? एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, कोई डाउट इसमें? भावादीप जूल में मत करो, कैलोरी में ही करो। बेटा मोहित, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ही डेल्टा एच होता है। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ही डेल्टा एच होता है। याद है यहां पर कितनी बार कहा मैंने? हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ में आया मोहित? बेटा ऐसे ही होगा, और दिमाग मत लगाओ दीपक, जो कहा है वैसे ही करो।
देन एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। 100 किलो कैलोरी heat is evolved when 2 mole C3 H8 react is C3H8 is burnt at 300 Kelvin in a closed rigid container. Find delta H and delta U for this change. बहुत ढंग से करना, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहां पर गड़बड़ कर सकते हो, जहां पर गलतियां कर सकते हो। सो बी केयरफुल, क्वेश्चन को बहुत ढंग से पढ़ना। बर्न्ट का मतलब किसके साथ रिएक्शन हो रही है, C3H8 की किसके साथ रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, आपको भी पता है कार्बन किस में कन्वर्ट होगा, CO2 में। हाइड्रोजन किसके साथ, हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होगा, H2O में। 100 किलो कैलोरी हीट इज इवॉल्व, आपको डेल्टा एच भी बताना है, डेल्टा यू भी बताना है। अच्छा ये बताओ, 100 किलो कैलोरी क्या है, डेल्टा एच है या डेल्टा यू है? 100 किलो कैलोरी क्या है, डेल्टा एच है या डेल्टा यू? बिल्कुल सही कहा। तो डेल्टा यू तो पता ही है, क्योंकि क्लोज्ड रिजिड कंटेनर यानी वॉल्यूम इज कांस्टेंट, रिजिड कंटेनर मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। बट आंसर पॉजिटिव नहीं है, सारे गलत आंसर। हाँ, किसी ने सही लिखा है, किसी ने माइनस में लिखा, डेल्टा यू -100 किलो कैलोरी। क्यों? हीट इज इवॉल्व। बिल्कुल सही पायल।
अब यहां पर डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होगी? थ्री सीओ टू प्लस एच टू ओ किस स्टेट में लेना है? एच टू ओ की क्या फिजिकल स्टेट होगी? एच टू ओ लिक्विड कैसे पता चला? टेम्परेचर 300 केल्विन है और 300 केल्विन पर वाटर किस स्टेट में होगा? लिक्विड। बैलेंस करें तो ये 5, ये लिक्विड है, इसको काउंट नहीं करोगे, ये लिक्विड है, इसको काउंट नहीं करोगे, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू, और रुको, ये भी 1 मोल है, ये भी कितने मोल है? 1 मोल है। हम कितने मोल्स को कर रहे हैं? 2 मोल। तो फॉर 1 मोल डेल्टा एन जी कितना है? 1 मोल C3H8 डेल्टा एन जी कितना है? -2। तो फॉर 2 मोल्स डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा? -4। डेल्टा यू दे रखा है 2 मोल के लिए -100, तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू -100 -4 डेल्टा एन जी। आर की वैल्यू यानी प्लस, चाहो तो ऐसे लिख दो, प्लस -4 2 इंटू 300 अपॉन, कमेंट बंद हो गए, नहीं तो बहुत मजा आता। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड जो भी डिस्कशन है वो करेंगे। 100 और ये 12 24 है ना, 24 डिवाइड बाय तो 2.4, तो आंसर इज -102 ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए ना, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ढंग से करो, नहीं तो इतनी गलतियां होती है ना इनमें, इतनी गलतियां होती है, आप खुद सोच सकते हो, हर एक स्टेप पर आप गलत कर सकते हो। अभी तो डेटा मैंने अच्छे दिए इसीलिए, नहीं तो बहुत सारी गलतियां होती हैं यहाँ पर। सो बी केयरफुल, ढंग से करना। नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, बट राइट नाउ इस क्वेश्चन का आंसर 102.4 डेल्टा एन जी 4, ये भी 2 मोल का, तो इसीलिए ये 2 मोल के लिए होगा। होमवर्क फॉर द नेक्स्ट क्लास, O1 में आज होमवर्क अच्छा खासा है, 1 से लेके 23, और S1 में 1 से लेके 18 तक, ये नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं। आप लोगों का टेस्ट कब है? 21 को है क्या? एक बार चेक करता हूं मैं डेट, क्या उसके अकॉर्डिंग बता दूंगा। वैसे ध्यान रखो, जब भी टेस्ट होगा तो उससे 1 वीक पहले तक का सारा सिलेबस आएगा। जब भी टेस्ट होगा तो 1 वीक पहले तक का सारा सिलेबस आएगा। अगर 21 को टेस्ट है तो 14 तक जो भी पढ़ाया वो सब आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये होमवर्क अच्छी तरह से होना चाहिए, ढंग से करना। थर्मोडायनेमिक्स की शीट का होमवर्क है, शीट आपको मिल चुकी है, तो ये होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।